ये आदमी और छोटी बच्ची चुपचाप अपनी सांसें रोककर कंट्रोल पैनल के पीछे छुपे होते हैं, जैसे ये किसी बहुत ही खतरनाक चीज से अपनी जान बचा रहे हों। इनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा है, जैसे जरा सी आवाज भी इनकी मौत को दावत दे सकती है, क्योंकि इनके पीछे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर पड़ा हुआ है जो इनकी जरा सी भी आवाज सुनकर इनको मौत के घाट उतार सकता है। खुशकिस्मती से वो मॉन्स्टर आगे बढ़ जाता है, तभी इनको नो एयर वाला रूम दिखाई देता है। अब वो दोनों धीरे धीरे अपनी सांसें रोककर बिना कोई आवाज किए उस रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे चेक करने के लिए आदमी जैसे ही झांक कर देखता है तो वो मॉन्स्टर उसके ठीक दरवाजे के बाहर खड़ा होता है, जिससे इन दोनों की उम्मीद टूट जाती है। अब इनकी जान सिर्फ खामोशी पर टिकी है, अगर छोटी सी भी आवाज हुई तो वो मॉन्स्टर इनकी जान ले लेगा। खुशकिस्मती से छोटी बच्ची को उस नो एयर वाले रूम की एक विंडो पास में ही दिखाई देती है। अब वो आदमी विंडो को धीरे से खोलता है ताकि कोई आवाज ना हो। ये एलियन प्रजाति आज से 10 साल पहले इस दुनिया में आई थी, जिसने चंद मिनटों में ही इंसानियत का नामो निशान मिटा दिया। ये इतने ताकतवर हैं कि ये लोहे को भी चीर फाड़ देते हैं। भले ही ये देख नहीं सकते, लेकिन इनकी सुनने की ताकत इतनी तेज है कि ये 1 मील दूर से भी इंसानों की सांस लेने की आवाज सुन लेते हैं और इतनी तेजी से हमला करते हैं कि इंसान को पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलता। और साथ साथ इन मॉन्स्टर्स की चमड़ी लोहे से भी ज्यादा मजबूत है, जिससे इनके ऊपर गन शॉट का भी कोई असर नहीं होता। इसी वजह से इन मॉन्स्टर्स ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। अब क्या वो दोनों बच पाएंगे या वो मॉन्स्टर उनको ढूंढ कर मार डालेगा? तो चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी को। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एवेलिन को दिखाया जाता है, जो अपने बच्चों के साथ धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकलती है। बड़ी बेटी रीगन जो सुन नहीं सकती और बेटा मार्कस, वो तीनों बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं, यहाँ तक कि इनकी सांस भी गले में अटकी हुई होती है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस दुनिया में अब इंसानों नहीं बल्कि उन खतरनाक मॉन्स्टर्स का राज है, जो इतने खतरनाक हैं कि कई मील दूर से भी इंसान की सांस लेने की आवाज सुन लेते हैं और इतनी तेजी से हमला करते हैं कि इंसान को पलक झपकाने तक का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये लोग बोल भी नहीं सकते। अब एवेलिन अपने बेटे को गन देकर कहती है, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं आती हूँ। फिर वो अपने छोटे से बच्चे को लेकर जलते हुए स्टोर रूम में चली जाती है। तभी रीगन भी अपने भाई मार्कस से कहती है, तुम यहीं पर रुको, कहीं जाना मत, मैं अभी आई। ये कहकर वो भी चली जाती है। अब यहाँ पर मार्कस अकेला रह जाता है और उसकी सांसें अचानक तेज होने लगती हैं। वो अपने सांस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन डर इतना ज्यादा होता है कि उसका जिस्म हल्का हल्का कांपने लगता है। दूसरी तरफ रीगन धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है, हर कदम संभाल कर, और जैसे ही हम उसके पाँव की तरफ देखते हैं तो उसके पाँव के नीचे वही एक मॉन्स्टर मरा हुआ पड़ा होता है, जो इन्होंने इस मूवी के पार्ट 1 में मारा था। लेकिन रीगन जरा भी नहीं घबराती, वो उस पर नजर डालती है और बिना डरे आगे बढ़ जाती है। वो सीधा स्टोर रूम की तरफ जाती है और वहाँ से एक छोटा सा स्पीकर और माइक उठा लेती है। उसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि एक प्लान नजर आ रहा होता है। दूसरी तरफ हम एवेलिन को देखते हैं, जो पानी से भरे हुए तहखाने में होती है। वो अपने छोटे बच्चे को एक लकड़ी के बॉक्स में डाल देती है। दरअसल उन लोगों ने एक साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया होता है कि अगर बच्चा भूख से रोए तो वो बच्चे के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे बॉक्स के अंदर बंद कर देती है, क्योंकि अगर मॉन्स्टर्स ने उसकी हल्की सी भी आवाज सुन ली तो सब कुछ खत्म हो सकता है। इसलिए वो अपने बच्चे को उस बॉक्स के अंदर रखती हैं और देखती हैं कि वहाँ पर तो ऑक्सीजन टैंक है ही नहीं। एवेलिन घबरा जाती है। अब क्योंकि बेसमेंट पानी से भरा हुआ होता है, इसलिए वो ऑक्सीजन टैंक को ढूंढने के लिए पानी के अंदर झुककर ऑक्सीजन टैंक ढूंढने लगती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और उसके जहन में सिर्फ एक ही डर घूम रहा होता है, अगर उसका बच्चा रो पड़ा तो। हर लम्हा उस पर भारी होता जा रहा होता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसे ऑक्सीजन टैंक मिल जाता है। दूसरी तरफ रेगन को एक मैप मिलता है, जिसके ऊपर कुछ जगहों पर निशान लगे होते हैं और कुछ पर गहरा क्रॉस बना होता है। ये देखकर ही समझ आ जाता है कि जिन जगहों पर क्रॉस है वहाँ सिर्फ मौत मिली होगी, और जहाँ पर क्रॉस नहीं लगा वहाँ पर कोई ना कोई इंसान जिंदा होगा। रेगन उस मैप को मजबूती से पकड़कर एक बड़े से टैंक के ऊपर चढ़ जाती है ताकि दूर तक देख सके। हवा तेज चल रही होती है और इर्द गिर्द सुनसान खामोशी छाई होती है। वो मैप में मार्क की हुई जगह को ढूंढने लगती है, लेकिन पहले उसे कोई भी निशान नजर नहीं आता। हर तरफ सिर्फ वीरानी होती है और उसका दिल धीरे धीरे बेचैन होने लगता है। लेकिन जैसे ही सूरज थोड़ा सा ढलता है तो दूर अंधेरे के बीच एक जगह पर आग जलती हुई नजर आती है। रेगन की आंखों में अचानक उम्मीद चमक उठती है। इतनी देर की खामोशी के बाद ये पहली बार होता है जब उसे लगता है कि शायद वहाँ कोई जिंदा है। और यही सोचकर वो पूरी फैमिली उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। वो लोग बिना जूतों के नंगे पांव रेत के ऊपर धीरे धीरे चल रहे होते हैं, ताकि उनके कदमों की हल्की सी आहट भी मॉन्स्टर्स तक ना पहुंच सके। हर कदम बहुत एहतियात से रखा जा रहा होता है, क्योंकि जरा सी आवाज उनकी मौत को बुला सकती है। चलते चलते वो लोग एक पुरानी खंडर बन चुकी फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं। उस जगह का माहौल बहुत ही ज्यादा सुनसान और खौफनाक होता है। और फिर उनकी नजर उसी आग पर पड़ती है जो रीगन ने उस बड़े टैंक के ऊपर से देखी थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात ये होती है कि वहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं होता। ये देखकर उनके दिल में एक खौफनाक सवाल पैदा होता है, अगर यहाँ कोई नहीं है तो फिर ये आग किसने जलाई है? यही सवाल जहन में लिए वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। फैक्ट्री के अंदर घुसने के लिए उन्हें लोहे
लोहे से बने जाल को पार करना होता है। जाल थोड़ा सा टूटा हुआ भी होता है। जैसे ही एवेलिन धीरे से उस जाल को पार करती है, अचानक उसका बैग एक लोहे की तार के साथ फंस जाता है और हल्की सी आवाज पैदा होती है। आवाज ज्यादा तेज नहीं होती, लेकिन इतनी जरूर होती है कि तीनों के दिल एक पल के लिए रुक जाते हैं। इतनी मुसीबत कम थी कि जैसे ही एवेलिन अपना कदम आगे बढ़ाती है, अचानक एक लोहे की तार उसके पांव से टकरा जाती है और उस तार से जुड़ी हुई बहुत सारी कांच की बोतलें जोर जोर से बजने लगती हैं। ये आवाज सुनसान फैक्ट्री में गूंज उठती है। ये देखकर एवेलिन की आंखों में खौफ भर जाता है और वो फौरन कहती है, भागो। तीनों फौरन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, क्योंकि अब मॉन्स्टर्स को उनकी लोकेशन का पता चल सकता है। और यहीं पर हमें समझ आ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई इंसान जिंदा जरूर है, क्योंकि ये ट्रैप्स, ये कांच की बॉटल्स किसी ने जानबूझकर लगाई हैं, ताकि अगर कोई भी यहाँ आए तो उसकी मौजूदगी तुरंत पता चल जाए। वो अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई इंसान दूर से उन्हें शॉटगन के जरिए देख रहा होता है, जैसे वो पहले से उनका इंतजार कर रहा हो। भागते भागते अचानक मार्कस का पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है। अचानक लगने वाला झटका इतना खतरनाक होता है कि दर्द सीधा उसके जिस्म में दौड़ जाता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एवेलिन फौरन उसके मुंह पर हाथ रख देती है और धीमी लरसती हुई आवाज में कहती है, प्लीज बेटा, थोड़ी हिम्मत रखो प्लीज, वरना हम सब मर जाएंगे। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द इतना ज्यादा होता है कि मार्कस खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। और जैसे ये मुसीबत कम थी, उनका छोटा बच्चा भी रोने लगता है। रीगन फौरन उसे लकड़ी के बॉक्स में रखकर ऑक्सीजन मास्क लगाती है और बॉक्स को बंद कर देती है ताकि उसकी आवाज बाहर न जा सके। एवेलिन जल्दी जल्दी मार्कस के पांव से ट्रैप निकालने लगती है, लेकिन जैसे ही ट्रैप बाहर निकलता है, दर्द और भी ज्यादा भड़क उठता है। मार्कस की चीख इस दफा और तेज निकलती है। तभी एवेलिन मार्कस को गले से लगा लेती है और हम देखते हैं कि मार्कस की इस चीख की आवाज दूर एक मॉन्स्टर और सुन लेता है। तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसका चेहरा खौफ से भर जाता है। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत तेजी से उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि भागना भी मुश्किल लगने लगता है। मॉन्स्टर को रोकने के लिए रीगन फॉर्म अपने साथ लाया हुआ छोटा स्पीकर और माइक निकालती है। वो अपने कान से कॉक्लियर इम्प्लांट उतारती है और उसे माइक के साथ जोड़ देती है। अचानक उस इम्प्लांट से एक बहुत तेज और नोकीली फ्रीक्वेंसी निकलती है और हम देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी सुई की तरह सीधा मॉन्स्टर को लग रही होती है। मॉन्स्टर फौरन तड़पने लगता है और उसका आर्मर खुद ब खुद खुलने लगता है। उस फ्रीक्वेंसी की वजह से वो मॉन्स्टर उनके करीब नहीं आ पाता। वो दर्द से कमजोर हो जाता है और जैसे ही उसका आर्मर पूरी तरह खुलता है, उसका दिमाग सामने आता है। एवेलिन फौरन एक ही गन शॉट में उस मॉन्स्टर को वही खत्म कर देती है और फिर वो फौरन वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि और भी मॉन्स्टर्स हो सकते हैं जो किसी भी वक्त वहां पहुंच सकते हैं। भागते भागते वो सब एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। तभी अचानक एक इंसान मार्कस और रीगन को दीवार के पीछे से खींच लेता है और जैसे ही एवेलिन भी वहां पहुंचती है, वो इंसान उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा करता है, क्योंकि हम देखते हैं बिल्डिंग की छत के साथ एक और मॉन्स्टर लटका हुआ होता है। ये देखकर सबकी सांसें वहीं रुक जाती हैं। वो आदमी बिना कोई आवाज किए जख्मी मार्कस को अपने कंधे पर उठाता है और उन्हें तेजी से एक सेफ जगह की तरफ ले जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनके कदमों की आहट सुनकर उन पर हमला करने के लिए बिल्कुल उनके पीछे आ चुका होता है। हम देखते हैं कि वो आदमी अचानक एक गहरे टैंक के अंदर कूद जाता है। ये देखकर एवेलिन फौरन रिगन से कहती है, कूदो। रिगन फौरन टैंक के अंदर कूद जाती है और एवेलिन भी अपने बच्चे को मजबूती से पकड़कर टैंक के अंदर कूद जाती है। नीचे वो आदमी फौरन रिगन को पकड़कर एक मजबूत लोहे के टैंक के अंदर बंद कर देता है और हम देखते हैं कि मार्कस भी वहीं होता है, जो दर्द से बुरी तरह तड़प रहा होता है। तभी एवेलिन भी अपने बच्चे के साथ टैंक के अंदर आ जाती है और वो आदमी खुद भी टैंक के अंदर बंद हो जाता है। ये टैंक बहुत ही मजबूत लोहे से बना होता है और ये एयर टाइट भी होता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज बाहर मॉन्स्टर्स तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन अब एक नया खौफ उनका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि ये टैंक एयर टाइट है तो अंदर जितनी ऑक्सीजन है सिर्फ उतनी ही देर के लिए उनकी जिंदगी महफूज है। अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो उन्हें दरवाजा खोलना पड़ेगा और दरवाजा खोलते ही मौत उनका इंतजार कर रही होगी। इसीलिए वो आदमी फौरन अपनी घड़ी में टाइमर सेट कर देता है। अब सब लोग खामोशी से टैंक के अंदर बैठे होते हैं और राहत की सांस लेते हैं। तभी वो आदमी धीमी आवाज में कहता है, तुम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते। ये सुनकर एवेलिन बिल्कुल हैरान रह जाती है। इतनी मुश्किल से जान बचाने के बाद ये अल्फाज उसे और ज्यादा डरा देते हैं। वो फिर कहता है, मुझे नहीं पता तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, लेकिन तुम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। ना यहाँ पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए कुछ है, और तुम लोग यहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। तभी एवेलिन उसके चेहरे को गौर से देखती है और उसे पहचान लेती है। वो धीमी आवाज में कहती है, एमिट। फिर एवेलिन उसे अपना छोटा सा नन्हा बच्चा दिखाती है जो उस लकड़ी के साउंड प्रूफ बॉक्स के अंदर बंद होता है। इस छोटे से मासूम बच्चे को देखकर एमिट का दिल पिघल जाता है और वो उन्हें अपने साथ रहने देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसकी घड़ी अचानक बीप करने लगती है। इसका मतलब होता है कि कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। एमिट
फौरन कंटेनर का दरवाजा खोल देता है और फिर बाहर जाकर एक शराब की बोतल उठाकर लाता है और इवलिन को देता है ताकि वो मार्कस के जख्म का इलाज कर सके। इवलिन मार्कस से कहती है, बेटा गहरी सांस लो, और फिर वो शराब उसके जख्म पर डाल देती है। मार्कस दर्द से तड़प उठता है, लेकिन कंटेनर एयरटाइट होने की वजह से उसकी चीख की आवाज बाहर जरा सी भी नहीं जाती। उधर रीगन टेबल पर पड़ी हुई एक फोटो को गौर से देख रही होती है। तभी एमिट उसके पास आता है और वो फोटो उठाकर अपने पास रख लेता है। वो उसके बेटी की फोटो होती है जिसको मॉन्स्टर ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। फिर रीगन अपने भाई का दर्द कम करने के लिए उसके कानों में हेडफोन्स लगा देती है, तो बदकिस्मती से रेडियो में कोई सिग्नल नहीं होता। फिर हम इवलिन और एमिट को बात करते हुए देखते हैं। एमिट पूछता है, ये कैसे काम करता है? तुमने उस मॉन्स्टर को कैसे मारा? इवलिन हैरान हो जाती है कि वो इतनी तसल्ली से ये सब पूछ रहा है। उसको मॉन्स्टर से डर नहीं लगता, जिस पर एमिट कहता है, ये जगह जमीन के काफी अंदर है, इसलिए मॉन्स्टर्स हमारी आवाज नहीं सुन सकते जब तक वो बिल्कुल हमारे ऊपर ना हो। फिर वो दोबारा पूछता है, मुझे बताओ ये कैसे काम करता है? इवलिन कहती है, ये काम तो करता है लेकिन मुझे खुद नहीं पता ये कैसे काम करता है। एमिट धीमी आवाज में कहता है, मैंने आज तक किसी मॉन्स्टर को मरा हुआ नहीं देखा। फिर इवलिन को एमिट की वाइफ नोरा याद आती है और वो उसके बारे में पूछती है। एमिट की आंखों में उदासी भर जाती है। वो कहता है, वो 3 हफ्ते पहले मर चुकी है, वो बहुत ज्यादा बीमार थी। ये सुनकर इवलिन उदास हो जाती है। फिर वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। तभी हम रीगन को देखते हैं जो रेडियो के सिग्नल को सेट करने के लिए उसका बटन धीरे धीरे घुमा रही होती है। हर बार सिर्फ श्श जैसी अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन अचानक रेडियो में गाना बजने लगता है। इस तबाह हो चुकी, बर्बाद हो चुकी दुनिया में अभी भी कहीं से गाना बज रहा होता है। ये सुनकर मार्कस फौरन उठ बैठता है। उसकी आंखों में हैरानी और उम्मीद दोनों होती हैं। इवलिन भी फौरन भाग कर आती है और घबराहट भरी आवाज में पूछती है, तुमने क्या सुना? ये क्या था? मार्कस धीमी आवाज में कहता है, गाना। यकीन करने के लिए इवलिन खुद भी हैंड फ्री अपने कानों में लगाती है और सच में गाना ही बज रहा होता है। ये सुनकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि इसका मतलब है कि इस खामोश दुनिया में अभी भी कहीं न कहीं इंसानी जिंदगी मौजूद है। लेकिन तभी एमिट उनकी तरफ देखता है और कहता है, ये गाना बियॉन्ड द सी है, ये पिछले 10 सालों से लगातार बज रहा है। लेकिन रीगन फौरन कहती है, मेरे डैड ने पिछले 10 सालों में एक भी दिन नहीं छोड़ा था जब उन्होंने रेडियो ना सुना हो। वो पूरा दिन रेडियो सुनते थे, लेकिन उन्हें ये गाना कभी सुनाई नहीं दिया। ये सुनकर एमिट कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। तब एवलिन उसे समझाती है कि उनके घर पर कभी ये सिग्नल नहीं आया। इस पर एमिट जवाब देता है, जब तक हम अपने घर में थे वहाँ कोई सिग्नल नहीं आ रहा था, लेकिन जिस दिन हम यहाँ आए उसी दिन से ये गाना बजना शुरू हो गया और सिग्नल आने लगे। ये सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यहीं पर उन्हें एहसास होता है कि इस खामोश और खौफनाक दुनिया में वो अकेले नहीं है। साथ ही साथ एमिट ये भी कहता है, तुम्हारे डैड इसे कभी ठीक नहीं कर पाए। ये सुनकर रीगन को गुस्सा आ जाता है और वो फौरन कहती है, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। इस पर एमिट गुस्से में जवाब देता है, अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर वो अपनी राइफल उठाता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। जाते हुए वो कहता है, कल तुम लोग भी यहाँ से चले जाना, और फिर वो बाहर चला जाता है। सीन कट होता है और अब रात का वक्त दिखाया जाता है। एवलिन और मार्कस गहरी नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन रीगन जाग रही होती है। वो धीरे से मार्कस के चेहरे पर हाथ रखती है और उसे उठाती है और चुपचाप उसे कंटेनर के अंदर ले जाती है और धीमी आवाज में कहती है, ये सिर्फ गाना नहीं है जो तुमने रेडियो में सुना, वो कोई गाना नहीं है। मार्कस हैरानी से उसे देखता है। रेगन कहती है, ये एक सिग्नल है, कोई हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और मैंने ढूंढ लिया है कि ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है। फिर वो एक मैप निकालती है और ओशन पर अपनी उंगली रखकर कहती है, यहाँ से, और हम ट्रेन की पटरियों के जरिए वहाँ पहुँच सकते हैं। हमें सिर्फ एक बोट ढूंढनी होगी। मार्कस धीमी आवाज में पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है? रेगन कहती है, अगर मैं वहाँ पहुँच गई तो अपने कॉक्लियर इम्प्लांट की मदद से रेडियो पर सिग्नल भेज सकती हूँ और हम सबको बचा सकती हूँ। मार्कस फौरन कहता है, मॉम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगी, कभी भी नहीं। रेगन उसकी आंखों में देखकर कहती है, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम सबको बचा सकती हूँ। मार्कस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। रेगन धीरे से कहती है, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। सीन कट होता है। अब सुबह का वक्त होता है। मार्कस की आंख उसके चेहरे पर पानी गिरने से खुलती है। वो फौरन उठकर इधर उधर देखता है और फिर उसकी नजर रेडियो के पास पड़ती है। वहाँ रेगन का छोड़ा हुआ नोट होता है। ये देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और अब हम रेगन को देखते हैं जो अकेली सुनसान ट्रेन की पटरी पर चल रही होती है। उसके इर्द गिर्द सिर्फ खामोशी होती है और हर कदम उसे अनजाने खतरे की तरफ ले जा रहा होता है। जब सुबह एमिट वापस आता है तो एवलिन फौरन उसके पास जाती है और रेगन का छोड़ा हुआ नोट दे देती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही होती है। वो टूटती हुई आवाज में कहती है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा, प्लीज मेरे लिए। वो एमिट की आंखों में देखकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम रेगन को किसी भी तरह ढूंढकर वापस ले आओ। एमिट कुछ लम्हों के लिए खामोश रहता है, फिर वो धीरे से कहता है, ठीक है, और रेगन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ दूसरी तरफ रेगन अकेली सुनसान जंगल के बीचों बीच एक पुरानी ट्रेन के डब्बे तक पहुँच जाती है। वो धीरे से उस डब्बे में चढ़ जाती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि अंदर कोई सेफ जगह या खाने को मिल सकती है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखती है उसकी रूह कांप उठती है। अंदर बहुत सारे मुसाफिरों की लाशें पड़ी होती हैं, जिनके जिस्म गल
सड़ चुके होते हैं। ये मंजर देखकर रेगन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ती है, अचानक बहुत सारे कौवे जोर से उड़ते हैं। ये आवाज सुनकर रेगन बुरी तरह डर जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। फिर वो डब्बे की टूटी हुई जगह से बाहर देखती है, जहाँ पूरी ट्रेन तबाह हो चुकी होती है। ये सब मॉन्स्टर्स का किया हुआ होता है। फिर वो अपना सामान रखकर कैप्टन के रूम की तरफ बढ़ती है, क्योंकि वहाँ उसे एक फर्स्ट एड किट नजर आती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा पूरा नहीं खुल रहा होता। बहुत मुश्किल से वो अपना हाथ अंदर डालती है और फर्स्ट एड किट तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो किट को बाहर निकालने वाली होती है, अचानक एक भयानक सा हड्डियों का ढांचा उसके हाथ पर गिरता है। डर के मारे रेगन के मुंह से चीख निकल जाती है और तभी वो देखती है कि एक बेरहम मॉन्स्टर बिल्कुल उसके सामने खड़ा होता है और उसे ढूंढ रहा होता है। ये देखकर रेगन का खून जम जाता है। वो फौरन अपना रेडियो ऑन करती है और माइक के साथ अपना कोक्लियर इम्प्लांट जोड़ देती है। अचानक वही तेज और नोकीली फ्रीक्वेंसी निकलती है और वो मॉन्स्टर फौरन तड़पने लगता है और उसका आर्मर खुलने लगता है। रेगन फौरन अपनी शॉटगन उठाती है और मुश्किल से मॉन्स्टर पर फायर करती है, लेकिन गोली उसके सर को छूकर निकल जाती है। अब मॉन्स्टर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तेजी से रेगन की तरफ बढ़ने लगता है। रेगन घबराकर गन रिलोड करने की कोशिश करती है, लेकिन गन रिलोड नहीं होती। मॉन्स्टर हर सेकंड उसके करीब आ रहा होता है। अब रेगन हार मान लेती है और मौत का इंतजार करने लगती है। तभी गोली चलने की आवाज गूंजती है। रेगन फौरन अपनी आंखें खोलती है और देखती है मॉन्स्टर उसके सामने मरा हुआ पड़ा होता है। पीछे एमेट खड़ा होता है। वो वक्त पर पहुंचकर रेगन की जान बचा लेता है। इतनी मुसीबत कम थी कि अचानक एक और मॉन्स्टर वहां आ जाता है। एमेट फौरन रेगन का हाथ पकड़ता है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक सुनसान घर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर एमेट धीमी आवाज में कहता है, खामोश बैठो, हम यहाँ से तब निकलेंगे जब तक वो मॉन्स्टर यहाँ से चले न जाए। फिर उसे याद आता है कि रेगन सुन नहीं सकता, तो वो फौरन इशारों में समझाने लगता है कि वो उसे घर वापस ले जाने आया है और तब तक यहीं छुपकर रुकना होगा। रेगन सर हिलाकर मना कर देती है और अपना कॉक्लियर इम्प्लांट दिखाकर इशारा करती है कि हम मॉन्स्टर्स को इससे मार सकते हैं, लेकिन एमिट मना करता है, इशारा करता है कि वो बहुत ज्यादा तादाद में है और वो उसे वापस ले जाने आया है। रेगन उसकी आंखों में देखकर इशारा करती है, कौन सा घर? ये देखकर एमिट कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। रेगन उसे समझाती है कि वो सच कह रही है, उसे ऐसी जगह मिली है जहाँ इंसानियत अभी भी जिंदा है, बस उसे उसका साथ देना होगा। एमिट कोई जवाब नहीं देता। सीन कट होता है। अब हम एवलिन को देखते हैं, जो अपने छोटे बच्चे के साथ बैठी होती है, उसे प्यार कर रही होती है। फिर वो उसे साउंड प्रूफ बॉक्स में रख देती है। जैसे ही वो ऑक्सीजन मास्क लगाने वाली होती है, उसकी नजर ऑक्सीजन टैंक पर पड़ती है। टैंक खत्म होने वाला होता है, बस कुछ ही पॉइंट्स बचे होते हैं। ये देखकर वो फौरन नया ऑक्सीजन टैंक लेने के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वो फैक्ट्री से बाहर निकलने वाली होती है, पीछे से मार्कस सेल खोलकर बाहर आ जाता है। एवलिन पलटकर देखती है और मार्कस को देखकर हैरान हो जाती है। मार्कस पूछता है, मॉम आप कहाँ जा रही हो? एवलिन कहती है, मैं ऑक्सीजन टैंक लेने जा रही हूँ। मार्कस घबराकर कहता है, मत जाओ, वो रो पड़ेगा। एवलिन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मुझे यकीन है तुम उसे संभाल लोगे। जाते हुए मार्कस धीमी आवाज में कहता है, मॉम मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को ले आना। एवलिन सर हिलाकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ रीगन नींद से उठती है और महसूस करती है कि उसके कान में कॉक्लियर इम्प्लांट नहीं है। वो फौरन परेशान हो जाती है। उसे उस बगैर कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो पागलों की तरह इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन इम्प्लांट कहीं नहीं मिलता। उसे यकीन हो जाता है कि एमिट उसको यूज करके चला गया। वो घर से बाहर निकलती है और एमिट को ढूंढती है, लेकिन एमिट वहाँ नहीं होता। वो जमीन पर गिरकर रो पड़ती है। तभी एक इंसान उसकी तरफ बढ़ता है। उसके एक हाथ में रेडियो और दूसरे में उसका रीगन का कॉक्लियर इम्प्लांट होता है। दरअसल वो एमिट होता है। वो उसे उठाता है और वो इम्प्लांट वापस देता है और साथ ये भी कहता है कि उसे एक बोट मिल गई है। फिर दोनों उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एवलिन नंगे पांव रेत पर चलती हुई उस ब्रिज पर पहुंचती है, जहां उसका सबसे छोटा बेटा बो, जो इस मूवी के पार्ट 1 में मारा गया था, वो अपने बेटा की कब्र देखकर टूट जाती है और बहुत ज्यादा रोती है। फिर वो ली की अंगूठी उतारकर कब्र पर रख देती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम रीगन और एमिट को देखते हैं, जो गाड़ियों से भरे हुए ब्रिज पर पहुंचते हैं। एमिट रीगन को दूर एक गांव के करीब खड़ी हुई बहुत सारी बोट्स दिखाता है। ये मंजर देखते ही रीगन की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। उधर फैक्ट्री में मार्कस अपने छोटे भाई को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बच्चा बहुत जोर से रो रहा होता है। उसे चुप कराने के लिए मार्कस उसे लकड़ी के बॉक्स में रखकर ऑक्सीजन मास्क लगाकर बॉक्स बंद कर देता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि ऑक्सीजन टैंक लगभग खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ एवलिन एक स्टोर में पहुंचती है, जहां पर उसे बहुत सारी दवाइयां और बैंडेजेस मिलते हैं। पूरा स्टोर छान मारने के बाद आखिरकार उसे एक कमरे के अंदर 2 ऑक्सीजन टैंक मिल जाते हैं। वो बगैर वक्त जाया किए फौरन उन दोनों ऑक्सीजन टैंक्स को उठाती है और वहां से वापस जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए अपने सेल से बाहर निकल आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता
भागते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे वर्कर्स की लाशें लटकी हुई होती हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आने लगता है। सीन कट होता है और हमें एमिट और रेगन दिखाई देते हैं जो चलते चलते आखिरकार उस गाँव में पहुंच जाते हैं। पूरा गाँव मुकम्मल तौर पर सुनसान पड़ा होता है, ना कोई आवाज ना कोई इंसान, बस खामोशी ही खामोशी। और आखिरकार उन्हें वहाँ पर कई सारी बोट्स नजर आती हैं। लेकिन अचानक एमिट को कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई खतरा उनके करीब हो। वो फौरन अपनी गन निकालता है और चारों तरफ गौर से देखने लगता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक छोटी बच्ची जमीन पर बैठी रो रही होती है। एमिट उसे देखकर उसकी मदद करने के लिए उसके करीब जाता है, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचता है वो छोटी बच्ची अचानक उसके गले में फंदा डाल देती है, जिससे एमिट का गला घुटने लगता है। और तब हमें पता चलता है कि वो छोटी बच्ची आम इंसान नहीं थी, बल्कि वो एक खतरनाक और बेरहम म्यूटेंट थी। वहीं दूसरी तरफ मार्कस एक और जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे एक बेड पर पड़ा हुआ इंसानी ढांचा नजर आता है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है। डर की वजह से अचानक उससे गलती से कुछ लोहे की चीजें गिर जाती हैं, जिनसे बहुत तेज आवाज पैदा हो जाती है। और मार्कस फौरन समझ जाता है कि अब वो खतरे में है, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स आवाज सुनकर किसी भी वक्त वहां पहुंच सकती है। वो फौरन भागकर वापस अपने सेल में आता है और अपने छोटे भाई को उस लकड़ी के बॉक्स के समेत उस एयरटाइट चेंबर में रख देता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसे एहसास होता है कि उसका रेडियो और हैंड फ्री बाहर रह गए हैं। और उसी लम्हे वो खतरनाक मॉन्स्टर वहां पहुंच जाता है और उस बड़े चेंबर को तोड़ने लगता है जहां से वो लोग अंदर आते हैं। मार्कस फौरन हिम्मत करके वापस जाता है और अपना रेडियो उठाकर फौरन चेंबर के अंदर घुस जाता है। लेकिन यहाँ पर उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो कपड़ा लॉक पर रखना भूल जाता है, जिसकी मदद से वो अंदर से दरवाजा दोबारा खोल सकता था और अब हमेशा के लिए उस चेंबर में लॉक हो जाता है। सीन चेंज होता है और हमें एमिट को देखते हैं। एमिट के पास एक बूढ़ा म्यूटेंट आदमी आता है। हालांकि वो एमिट को कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रेगन पर पड़ती है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो फौरन रेगन को अपने साथ ले जाने लगता है। जाते हुए रेगन बार बार पीछे मुड़कर एमिट को देखती है तो एमिट उसे इशारे से समझाता है कि पानी में कूद जाओ। और वहाँ पर मार्कस जो उसी चैम्बर में बैठे बैठे सो जाता है। उसकी आंख तब खुलती है जब उस चैम्बर के अंदर ऑक्सीजन खत्म होने लगती है और उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। वो जैसे ही उस चैम्बर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता, जिससे वो उस चैम्बर के अंदर तड़पने लगता है। वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर उस बड़े सेल को नीचे गिरा देता है, जिसकी आवाज बाहर मौजूद एवलिन भी सुन लेती है और समझ जाती है कि उसका बेटा खतरे में है। ये देखकर वो फौरन भागती है और वो जैसे ही उस सेल के पास पहुंचती है जहां से वो लोग नीचे आते थे, लेकिन अब वहां पर वो सेल होता ही नहीं। ये देखकर वो और ज्यादा डर जाती है और उसे अपने बच्चों की फिक्र होने लगती है। वहीं पर मार्कस उस चैम्बर के अंदर जोर जोर से सांस लेने लगता है। तभी उसकी नजर अपने छोटे भाई की ऑक्सीजन टैंक पर पड़ती है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए एक खतरनाक फैसला करता है। वो अपने भाई के चेहरे से ऑक्सीजन मास्क उतारता है और खुद लगा लेता है। और जब उसकी सांस पूरी होती है तो वो अपने छोटे भाई को वो मास्क लगा देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो टैंक अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। वहाँ ऊपर एवलिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और गिरे हुए फ्यूल के ऊपर अपना एक ऑक्सीजन टैंक रख देती है। फिर वो जानबूझकर एक गोली जलाती है, जिससे वो नीचे मॉन्स्टर तेजी से एवलिन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। अब क्योंकि वो मॉन्स्टर देख नहीं सकता, इसलिए वो एवलिन को ढूंढ नहीं पाता और वो मॉन्स्टर जैसे ही उस फ्यूल के पास आता है तो वो फौरन ऑक्सीजन टैंक के ऊपर गोली चलाती है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन बदकिस्मती से वो मॉन्स्टर इस ब्लास्ट में भी नहीं मरता। तभी अचानक वहाँ पर लगे हुए सेंसर्स आग को डिटेक्ट करते हैं और आग को बुझाने के लिए पानी बहना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर पानी की आवाज तेज होती है, जिसके अंदर एवलिन की गहरी सांस लेने की आवाज दब जाती है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर अब ठीक एवलिन के सामने होता है। वो एवलिन को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन पानी की वजह से नहीं सुन पाता। उस मॉन्स्टर को अपने इतने करीब देखकर एवलिन कांपने लगती है। सीन कट होता है और हमें एमिट और रेगन को दिखाया जाता है। एमिट के कहने पर रेगन फौरन पानी में कूद जाती है और मार्कस उस बूढ़े आदमी को उसी रस्सी के साथ बांध देता है जिस रस्सी से वो खुद बंधा हुआ था। और तभी उस बूढ़े आदमी के हाथ से लालटेन नीचे गिर जाती है, जिससे लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर आग फैल जाती है। और इस चीज की आवाज सुनकर वहाँ पर वो मॉन्स्टर्स आ जाता है और वो सारे लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं। और एमिट अपनी जान बचाने के लिए उस बूढ़े आदमी की टांग पर एक छुला घोंप देता है, जिससे उस बूढ़े आदमी के मुंह से चीख निकल जाती है और वो मॉन्स्टर फौरन ही उस बूढ़े आदमी को वहीं पर मार देता है। हमले से पहले एमिट खुद पानी में कूद जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। सीन कट होता है और हमें एवलिन को दिखाया जाता है, जो उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसने मार्कस को छोड़ा था। वो देखती है कि मार्कस वहाँ पर नहीं है और चेंबर का दरवाजा भी लॉक हुआ है, तो वो फौरन उस चेंबर के दरवाजे को खोलती है तो देखती है कि अंदर उसका छोटा बच्चा रो रहा है और मार्कस बेहोश है। वो मार्कस को होश में लाने की कोशिश करती है और खुशकिस्मती से मार्कस होश में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि इनकी आवाज से वो मॉन्स्टर इनके ठीक पीछे आकर खड़ा हो जाता है, तो फौरन एवलिन उस चेंबर के दरवाजे को बंद कर देती। वहीं दूसरी तरफ हम एमिट को देखते हैं, जो पानी से बाहर निकलता है और देखता है कि अभी भी वो मॉन्स्टर्स बचे हुए लोगों को मार रहा है। और तभी एक मॉन्स्टर पानी में गिर जाता है। वो देखता है कि वो मॉन्स्टर पानी में तैर नहीं सकता। ये देखकर उसे उन मॉन्स्टर्स की एक और कमजोरी पता चल जाती है। तभी रेगन एक छोटी सी बोट लेकर उसके पास आती है और उसे उस बोट में बिठा लेती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एमिट ने रेगन का कॉक्लियर इम्प्लांट अपने मुंह में छुपा रखा था और वो कॉक्लियर इम्प्लांट रेगन को वापस कर देता है। अब वो लोग उस छोटी सी बोट की
मदद से समंदर के बीच बने हुए एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वो धीरे धीरे झुककर देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे खूबसूरत घर बने हुए हैं। उनको देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। वो धीरे धीरे चुप चुप कर देखने लगते हैं कि यहाँ पर भी मॉन्स्टर तो नहीं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता, बल्कि बहुत सारे लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। और जब वो लोग अपने सामने बहुत सारे जिंदा लोगों को देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो लोग उन्हें अपने पास बैठाते हैं और खाने के लिए कुछ देते हैं। तभी एमेट के पास एक आदमी आता है और उसे कॉफी देता है और कहता है, आखिर तुमने वो गाना सुन ही लिया और यहाँ आ गए। जिस पर एमेट कहता है, मैंने नहीं बल्कि उस लड़की ने सुना है। फिर वो आदमी कहता है, इस आइलैंड पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि अभी भी बाहर की दुनिया में कुछ इंसान जिंदा है। फिर वो कहते हैं, हम लोग भी इसी तरीके से यहाँ पर पहुँचे जिस तरह तुम लोग यहाँ पहुँचे। जब इन मॉन्स्टर्स ने शहर पर हमला किया था तो हम लोग भी उस शहर में थे, और जैसे ही साइंटिस्ट को पता चला कि वो मॉन्स्टर्स पानी में नहीं तैर सकते तो उन्होंने फौरन नेशनल गार्ड्स को लोगों को शिप्स पर बैठाने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि वो मॉन्स्टर्स पानी में नहीं तैर सकते तो सारे लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए बोट्स में बैठने लगे और एक दूसरे को धक्का देने लगे। इस तरीके से वहाँ पर लड़ाई छिड़ गई और उनकी ऊंची आवाज की वजह से सारे लोग मारे गए। सिर्फ 2 ही नॉक इस आइलैंड पर आ पाई। फिर एमिट उस आदमी को वो कॉक्लियर इम्प्लांट दिखाता है और उससे मदद मांगने के लिए कहता है, तो वो आदमी उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। सीन कट होता है और हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है। रेगन आइलैंड के किनारे बैठी होती है। तभी वहाँ पर एमिट आता है और उसे उसका कॉक्लियर इम्प्लांट वापस करते हुए कहता है, उसने हाँ कहा, अब तुम्हारी मॉम और तुम्हारा भाई इस आइलैंड पर महफूज तरीके से पहुँच जाएंगे। जिस पर रेगन उसे शुक्रिया कहती है। ये सुनकर एमिट कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर शक किया कि तुम झूठ बोल रही हो कि ऐसी कोई जगह है जहां इंसानियत अभी भी जिंदा है। मैं गलत था और तुम सही। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और दूर समुद्र के किनारे खड़े होकर अपने बेटे की फोटो देखकर रोने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो उस चीज के पास पहुंचता है तो देखता है वही बोट जिसमें वो क्रीचर था, वो मॉन्स्टर था। वो बोट लहरों के साथ बहते बहते इस आइलैंड पर आ गई है। ये देखकर वो तुरंत सबको बताने के लिए भागता है और कहता है, भागो। तभी वो मॉन्स्टर सब पर अटैक करने लगता है और ये चीज रेगन एक घर के अंदर से देख रही होती है। एमिट भी भागते भागते उसी घर के अंदर आ जाता है और वो आदमी अपने बेटे और एक और छोटे बच्चे को एक कबर्ड के अंदर बंद कर देता है और कहता है, होश में रहो, जरा भी आवाज मत करो, हम जल्दी लौटेंगे। फिर वो लोग एक गाड़ी में बैठते हैं और बहुत तेजी के साथ गाड़ी ड्राइव करते हुए एक सीक्रेट जगह की तरफ निकलते हैं। उनकी गाड़ी की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक कर देता है और वो आदमी भी लोगों की जान बचाने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजाता रहता है ताकि वो मॉन्स्टर इन पर ही अटैक करे, ना कि बाकी दूसरे लोगों पर। सीन चेंज होता है और वो लोग एक रेडियो टावर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गराज के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि टावर के अंदर जाने वाला कमरा लॉक है। इनका प्लान ये होता है कि ये लोग उस बड़ी रेडियो मशीन के साथ अपना कॉक्लियर इम्प्लांट अटैच करेंगे, जिससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी निकलेगी, जिससे वो मॉन्स्टर तड़पने लगेगा और ये लोग उसे मार देंगे। एमिट उस आदमी से उस रूम की चाबी मांगता है। वो आदमी उसे चाबी देकर कहता है, मुझे अपनी फैमिली के पास वापस जाना होगा। अगले ही पल वो मॉन्स्टर उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है। एमिट और रेगन तुरंत उस कमरे के अंदर घुस जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें महसूस करते हुए दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। ये लोग भागते हुए बड़ी बड़ी मशीनों के पीछे छुप जाते हैं। कहानी वहाँ पर पहुँचती है जहाँ से हमने शुरू की थी, जहाँ ये लोग भागते भागते उस एयरटाइट रूम के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वो लोग विंडो खोलते हैं और धीरे धीरे रेगन उस रूम के अंदर घुस जाते हैं। अब यहाँ पर रेगन उस कमरे में पहुँच जाती है जहाँ वो गाना चल रहा था, वो गाना जो उन्होंने रेडियो पर सुना था। लेकिन जिस कमरे में वो गाना चल रहा था उसका दरवाजा अलग होता है। जैसे ही रेगन उस दरवाजे को खोलती है वो दरवाजा आवाज करने लगता है और वो आवाज मॉन्स्टर सुन लेता है और मॉन्स्टर कांच के दरवाजे को तोड़ते हुए वहाँ पहुँचता है और उन पर अटैक करने लगता है। ये देखकर एमिट रेगन को बचाने के लिए भागता है। सीन चेंज होता है और हमें एवलिन दिखाई जाती है। एवलिन का लाया हुआ नया ऑक्सीजन टैंक भी अब खत्म होने वाला है, इसलिए वो एयरटाइट चेंबर का दरवाजा खोलती है और धीरे धीरे बाहर आती है। वो देखती है कि वो मॉन्स्टर वहाँ पर नहीं है तो वो तुरंत अपने साथ लाए हुए खाने और दवाइयों के पास जाती है। जैसे ही वो चीजें उठाकर खड़ी होती है तो मार्कस देखता है कि ठीक एवलिन के पीछे वो मॉन्स्टर खड़ा हुआ है और ये खतरा एवलिन को भी महसूस हो जाता है। वो तुरंत भागते हुए उस एयरटाइट चेंबर के अंदर घुस जाती है और जैसे ही उसका दरवाजा बंद करने वाली होती है वो क्रीचर दरवाजा बंद नहीं करने देता और उन पर अटैक करने लगता है। वो क्रीचर चेंबर के अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन घुस नहीं पाता। बदकिस्मती से उस क्रीचर के डेंटिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो एक ही बार में एवलिन की टांग को चीर फाड़ कर रख देता है, जिसे एवलिन जोर जोर से चीखने लगती है। सीन चेंज होता है और हमें एमिट और रीगन दिखाई जाते हैं। उस मॉन्स्टर ने एमिट को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया होता है। ये देखकर रीगन अपना कॉक्लियर इम्प्लांट निकालती है और उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगती है। उस कॉक्लियर इम्प्लांट से निकलती हुई फ्रीक्वेंसी से वो मॉन्स्टर तड़पने लगता है। इसका फायदा
उठाकर रीगन उस रूम के सिस्टम को ऑन कर देती है और अपना कॉक्लियर इम्प्लांट वहां पर लगे हुए माइक के ऊपर रख देती है, जिससे एक बहुत ही तेज और स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी निकलती है और वो क्रीचर उस फ्रीक्वेंसी से पागल होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो फ्रीक्वेंसी मार्कस के कानों में भी चुभ रही होती है, इसलिए वो तुरंत अपने हेडफोन उस रेडियो से निकालता है और रेडियो को अपने सामने रखते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर भी तेज फ्रीक्वेंसी से तड़पने लगता है। धीरे धीरे दोनों मॉन्स्टर्स का आर्मर खुद ब खुद खुलने लगता है। वहाँ पर रेगन एक लोहे का रॉड उठाती है और दूसरी तरफ मार्कस अपनी मॉम की गन उठाता है। गन की मदद से मार्कस उस मॉन्स्टर को वहीं खत्म कर देता है और रेगन भी लोहे के रॉड की मदद से दूसरे मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और इसी खौफनाक एंडिंग के साथ हमारी मूवी का एंड होता है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे पूरे 7 दिन लगे हैं। तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना यार। मिलते हैं ऐसी जबरदस्त मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।